उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। अभी अभी कई तेज आवाजों के साथ उनका रैंक आखिरकार लेवल 10 पर पहुंच गया। एक बिल्कुल नया कौशल भी अनलॉक हो गया। दिव्य शिल्प कौशल LV1। प्रभाव उपकरण में एक अतिरिक्त नया एफिक्स स्लॉट जोड़ा जा सकता है। मैना लागत 500। कूलडाउन 12 घंटे। अथर्व की चेतना ओएजी के शरीर के भीतर थी और इस नए कौशल को देखकर उसके हृदय में एक भयानक लहर उठ उठी। एक अतिरिक्त एफिक्स स्लॉट जोड़े। यह जानना जरूरी है कि उपकरणों पर लगे चिन्हों की संख्या उनकी गुणवत्ता का प्रतीक थी। एक्सीलेंट और रेयर में 2-2, एपिक में 3 और लेजेंडरी में 5 थे। पौराणिक स्तर से ऊपर के उपकरणों के लिए यह कहा गया था कि प्रत्ययों की सीमा कम से कम 10 थी। यह इस दुनिया का एक अटल नियम था। लेकिन ओएजी का कौशल इस कठोर नियम को तोड़ सकता है। यह केवल लेवल 1 था। यदि रैंक इससे ऊपर होती तो वह 2 या 3 अतिरिक्त प्रत्यय जोड़ सकता था। क्या इससे एपिक लेजेंडरी के बराबर और लेजेंडरी मिथिकल के बराबर नहीं हो जाएगा? एसएस रैंक के आजीवन पेशे से यही उम्मीद की जाती है। अथर्व की निगाह वर्कबेंच पर रखी चांदी की चमकती लंबी पोशाक पर पड़ी। सितारों का आलिंगन। उसने इस उपकरण को कार्तिका के लिए एक अनोखे जन्मदिन के उपहार में बदलने की योजना बनाई। एक ही समय पर ईस्ट सी सिटी के बाहर स्थित वेलिंग कैनियन कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर एक भीषण युद्ध अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। धिक्कार है। ये तीनों किस तरह के राक्षस हैं? एक बलवान व्यक्ति जिसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी, जमीन पर गिरे अपने साथियों को देख रहा था जो विलाप कर रहे थे। उसका चेहरा भय और अनिच्छा से भरा हुआ था। वे मैड लायन गिल्ड की विशिष्ट टुकड़ी थे। कुल मिलाकर 50 से अधिक लोग। यह सब उन 3 बागी खिलाड़ियों को घेरने और खत्म करने के लिए किया गया था जो अचानक कहीं से प्रकट हुए थे। इसका कारण यह था कि 2 दिन पहले उनके गिल्ड की कई छोटी टीमों को इन तीनों ने आसानी से हरा दिया था। क्रोधित होकर गिल्ड लीडर ने बदला लेने के लिए अपनी विशिष्ट टुकड़ी को भेजा। उन्होंने शुरू में सोचा था कि यह बहुत आसान काम होगा, जैसे हथौड़े से अखरोट तोड़ना। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, उन्हें एहसास हो गया कि वे गलत थे। सरासर गलत। तलवार लिए हुए वह व्यक्ति बिजली की तरह तेज था। उसकी आकृति भीड़ के बीच से होकर गुजर रही थी और कोई भी उस पर नजर नहीं रख पा रहा था। जब भी वह प्रकट होता था, उसके साथ एक घातक तलवार की रोशनी होती थी जो एक जान ले लेती थी। विशाल ढाल लिए हुए वह बलवान व्यक्ति एक अतार्किक लोहे के कछुए जैसा लग रहा था। उनमें से दर्जनों ने उस पर निशाना साधा, लेकिन उन्हें एक भी सफेद निशान दिखाई नहीं दिया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि एक बार जब उसने कोई कौशल सक्रिय कर दिया तो उस पर हमला करने वाले हर व्यक्ति का स्वास्थ्य तेजी से घटने लगा। और फिर सबसे विचित्र मामला था, शुरू से अंत तक उन्हें तीसरे व्यक्ति की शक्ल सूरत का स्पष्ट अवलोकन भी नहीं मिल पाया। वे बस इतना जानते थे कि वह एक प्रेत की तरह था जो अंधेरे में छिपा रहता था। जब भी वह प्रकट होता, उनकी कमजोर रक्षा पंक्ति के किसी न किसी पेशेवर को चुपचाप तुरंत मार दिया जाता था। फिर शव काले रंग की ऊर्जा के एक धुंधले अंश में परिवर्तित हो जाएगा जो उस छाया द्वारा समाहित हो जाएगा। इस समय तक आस्था को अपना नया रैंक 5 कौशल समझ में आ चुका था। उसने एक राक्षसी स्वामी के रूप में अपना असली स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया। शैतानी ऊर्जा का प्रवाह LV1। प्रभाव 100 माना की खपत होती है। किसी शत्रु इकाई को मारने के बाद उसके शव को शैतानी ची में परिवर्तित किया जा सकता है और शरीर के भीतर संग्रहित किया जा सकता है। प्रभाव 2, शरीर के भीतर से शैतानी ऊर्जा निकलती है।
यह शैतानी ऊर्जा मेजबान की इच्छा के अनुसार आसपास की शत्रु इकाइयों पर स्वतः हमला करेगी या बचाव करेगी। इसकी शक्ति और सीमा शरीर में संग्रहित शैतानी ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है। अगले ही पल आस्था के कारण उसके द्वारा संचित दर्जनों शैतानी ऊर्जा तुरंत मुक्त हो गई। गर्जन। घाटी में एक शोकपूर्ण गर्जना गूंज उठी। दर्जनों काली ऊर्जाएं हवा में ही मुड़ती और फैलती गईं और भयानक काले राक्षसों में बदल गईं जो दहाड़ते हुए उन्मादी शेर गिल्ड के बचे हुए सदस्यों पर टूट पड़े। अरे, ये सब क्या है? मदद करो! मेरा खून बह रहा है। मुझे मत छुओ! दूर हटो! एक काले दानव ने एक जादूगर के शरीर को भेद दिया। जादूगर की एचपी हेल्थ लेवल तेजी से घटने लगी और उसका शरीर तेजी से सिकुड़ने लगा, मानो उसकी सारी जीवन शक्ति सूख गई हो। उसकी चीखें अचानक बंद हो गईं। वह जमीन पर गिर पड़ा और एक नई शैतानी ऊर्जा के अंश में परिवर्तित हो गया, जो उमड़ती हुई काली लहर में विलीन हो गई। दहशत महामारी की तरह फैल गई। बचे हुए कुछ लोग पूरी तरह से टूट गए और भागने लगे। भागो! वे शैतान हैं! वे शैतान हैं! जैसे ही एक बदमाश ने 2 कदम दौड़े, तलवार की ऊर्जा की एक तेज लहर उसके पास से गुजरी। छी! उसका सिर हवा में बहुत ऊपर उठ गया। उसकी आंखों में अब भी अंतहीन भय भरा हुआ था। शौर्य ने अपनी तलवार म्यान में डाल ली। उसका शरीर हवा की तरह तेज गति से अगले लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। इस लड़ाई के बाद तीनों हस्तियों के नाम ईस्ट सी सिटी के पेशेवर हलकों में चर्चा में आने लगे। एक तलवारबाज अविश्वसनीय रूप से तेज, एक अविनाशी ढाल रक्षक और एक यमराज अंधेरे में घात लगाए बैठा है। सामान्य संघ इन तीनों को आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। उपनगरीय विला। अथर्व ने जंगल में चल रहे युद्ध पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसके विचार इस बात पर केंद्रित थे कि उसके सामने मौजूद काले ड्रैगन के अंडे को कैसे सेया जाए। जैसा कि सहायक सुलोचना चौहान ने कहा था, अंडे के अंदर मौजूद वह नन्हा जीव अभी भी जीवित था और उसमें अविश्वसनीय रूप से प्रबल जीवन शक्ति थी। कोई यह भी कह सकता है कि वह थोड़ा ज्यादा ही जीवंत था। अथर्व को अंडे के छिलके के अंदर से कभी कभी धीमी लेकिन शक्तिशाली ड्रैगन की दहाड़े स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं। ओवो ओवो! आवाज बचकानी थी, फिर भी उसमें एक निर्विवाद अधिकार था। इसने अथर्व के साथ भी बातचीत की। अथर्व ने एक उंगली बढ़ाई और चिकने अंडे के छिलके पर धीरे से 2 बार थपथपाया। प्रहार प्रहार! जल्द ही अंडे की भीतरी दीवार से एक ही लय में 2 प्रतिक्रियाएं आईं। प्रहार प्रहार! ऐसा लग रहा था मानो वह उसका अभिवादन कर रहा हो। अथर्व के चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह छोटी सी चीज काफी आध्यात्मिक है। उसे अंडे के अंदर मौजूद नन्हे ड्रैगन से और भी अधिक लगाव हो गया। लेकिन इसके साथ ही और भी अधिक पीड़ा उत्पन्न हो गई। इस अंडे के छिलके की कठोरता ने उनकी कल्पना को पूरी तरह से झुठला दिया। उसने इसे आग से जलाने की कोशिश की। अंडे का छिलका केवल थोड़ा सा गर्म हुआ। उसने इसे पानी में उबालने की कोशिश की, एक बुलबुला भी नहीं निकला। चाकू या कुल्हाड़ी से काटने पर भी सफेद निशान तक नहीं बनता था। अंत में उसने शौर्य से पूरी ताकत से तलवार का प्रहार भी करवाया। तेज तलवार की ऊर्जा, जो स्टील को भी काट सकती थी, अंडे के छिलके पर टकराने पर केवल एक हल्की सी डिंग की आवाज हुई और फिर गायब हो गई। अंडे का छिलका पूरी तरह से सुरक्षित था। अथर्व ने बटलर मोहन द्वारा खोजे गए बड़ी संख्या में प्राचीन ग्रंथों और संबंधित सामग्रियों का अध्ययन किया। उसे जो जानकारी मिली, उससे उसकी परेशानी और बढ़ गई। प्राचीन ड्रैगन वंश के लिए
एक युवा ड्रैगन को अंडे से बाहर निकालना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। माता-पिता विशेष साधनों के माध्यम से अंडे में पल रहे शिशु को लगातार अपनी शक्ति संचारित करते रहते हैं। यह सत्ता संचय की एक धीमी प्रक्रिया थी। जब नन्हे ड्रैगन की आंतरिक शक्ति इतनी संचित हो जाएगी कि वह अंडे के छिलके की बाधाओं को तोड़ सके, तभी वह अंदर से बाहर निकल सकेगा। अंडे के छिलके को बाहर से जबरदस्ती तोड़ने से अपर्याप्त शक्ति के कारण नन्हे ड्रैगन की असमय मृत्यु हो जाएगी। मुझे इसके माता-पिता कहाँ मिलेंगे? अथर्व ने आह भरी और अपनी व्हीलचेयर में पीछे की ओर झुक गया। अगर इन्हें ढूंढना इतना आसान होता, तो यह ड्रैगन का अंडा 50 साल तक सेना के खजाने में धूल नहीं जमा कर रहा होता। अथर्व उदास स्वभाव का था। उसे बेबसी का एहसास हुआ, मानो वह बिना चाबी के एक अनमोल खजाने की पेटी पकड़े हुए हो। यह उदासी तीसरी रात तक जारी रही। एक काली परछाई चुपचाप बेडरूम के अंधेरे में विलीन हो गई। आस्था, जिसकी रैंक पहले ही बढ़कर 10वीं रैंक पर पहुंच चुकी थी, चुपचाप विला लौट आई। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, अथर्व ने जिस काले ड्रैगन के अंडे को बिस्तर के पास वाली मेज पर रखा था, वह अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा। ओवू, ओवू। अंडे के अंदर मौजूद नन्हे ड्रैगन ने पहले से कहीं अधिक तीव्र और उत्तेजित होकर रोना शुरू कर दिया। अथर्व का मनोबल बढ़ गया। एक प्रतिक्रिया। क्या आस्था में कुछ ऐसा था जो इसे आकर्षित कर रहा था? उसने तुरंत आस्था को नियंत्रित करते हुए चुपचाप बिस्तर के पास जाने के लिए कहा। ड्रैगन के अंडे की प्रतिक्रिया और भी तीव्र हो गई। यह मेज पर बुरी तरह हिल रहा था। अगर अथर्व ने इसे जल्दी से न पकड़ा होता, तो शायद यह सीधे फर्श पर लुढ़क जाता। यह आदमी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो इसे इतना आकर्षित करती है? अथर्व की निगाह आस्था के दुबले-पतले, शीतलता से परिपूर्ण शरीर पर पड़ी। उसने आस्था के भीतर मौजूद शैतानी ऊर्जा के बारे में सोचा। पिछले कुछ दिनों में, जैसे जैसे आस्था जंगल में अधिक से अधिक विदेशी जानवरों का शिकार करता गया, उसके भीतर संचित शैतानी ऊर्जा तेजी से घनी होती गई। अब वहां हजारों रेशे थे। अथर्व का हृदय व्याकुल हो उठा और उसने अपनी आस्था को नियंत्रित करने का प्रयास किया ताकि अपनी उंगली की नोक से थोड़ी सी शैतानी ऊर्जा प्रवाहित कर सके। काली ऊर्जा का वह हल्का सा अंश एक फुर्तीले छोटे सांप की तरह धीरे धीरे ड्रैगन के अंडे की ओर तैरने लगा। अगले ही पल एक विचित्र घटना घटित हुई। जैसे ही शैतानी ऊर्जा का एक छोटा सा अंश अंडे के छिलके को छुआ, वह अचानक एक अदृश्य खिंचाव बल द्वारा खींच लिया गया। भूश! एक धीमी सी आवाज। शैतानी ऊर्जा पल भर में अजगर के अंडे में समा गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्ट्रॉ से नूडल्स खा रहा हो। वास्तव में यह कारगर है। ओवू, ओवू। अंडे के अंदर मौजूद नन्हा ड्रैगन और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। उसकी चीखें लालसा से भरी हुई थीं, मानो कह रहे हों, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। अथर्व ने शैतानी ऊर्जा का एक और अंश छोड़ने की कोशिश की। परिणाम वही रहा, यह जल्दी ही फिर से अवशोषित हो गया। तो आज रात शयनकक्ष में एक बेहद विचित्र दृश्य घटित हुआ। आस्था, महान और सुरुचिपूर्ण अंधकार रात्रि दानव स्वामी, पलंग के पास अविचलित खड़ा था। उसने एक उंगली बढ़ाई और उसकी नोक से काली शैतानी ऊर्जा की हल्की हल्की धाराएं लगातार काले ड्रैगन अंडे की ओर तैरती रहीं। और उस अजगर के अंडे ने एक भूखे शिशु की तरह लालच से उसे पूरा खा लिया। अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। बाद में पता चला कि यह वास्तव में एक राक्षसी ड्रैगन था। अथर्व ने आस्था को निर्देश दिया कि वह उसे पूरी रात खिलाती रहे। वह खुद बिस्तर पर गया और सो गया। भोर होने तक
जब आस्था के शरीर में संचित हजारों राक्षसी ऊर्जा को तब तक पोषित किया गया जब तक कि केवल 100 से कुछ अधिक ही शेष न रह गए। अंडे के अंदर मौजूद नन्हे ड्रैगन ने आखिरकार संतुष्टि भरी डकार ली। ऐसा प्रतीत होता है कि वह अंडे के अंदर करवट बदल गया, खुद को एक आरामदायक स्थिति में समायोजित कर लिया और गहरी नींद में सो गया। जब अथर्व जागा और उसने यह दृश्य देखा तो उसने चुपचाप 2 सेकंड के लिए अंडे में बंद नन्हे ड्रैगन के लिए दुख महसूस किया। यह दशकों से सेना के खजाने में बिना कुछ खाए पिए पड़ा था। देखो यह बच्चा कितना भूखा है। हालांकि आस्था की कड़ी मेहनत से अर्जित की गई शैतानी ऊर्जा 80 से 90% तक कम हो गई थी, लेकिन उनका हृदय आनंद से भर गया था। अंततः उसे इस नन्हे से जीव को सेने का सही तरीका मिल गया। ऐसा लगता है कि अपने खोल से बाहर निकलने से पहले आस्था अंधकारमय रात्रि दानव स्वामी को राक्षसी ड्रैगन की दाई के रूप में कड़ी मेहनत करनी होगी। अथर्व द्वारा आस्था को वापस बुलाने का कारण केवल उस काले अजगर के अंडे की देखभाल करने वाली दाई बनना नहीं था। यह पूरी तरह से एक अप्रत्याशित बोनस था। जिस चीज को वह वास्तव में महत्व देता था वह आस्था द्वारा रैंक 10 पर पहुंचने के बाद प्राप्त किया गया नया कौशल था। कौशल का नाम दानव स्वामी अनुबंध स्तर 1। कौशल प्रभाव किसी भी पेशेवर के साथ अनुबंध करने के लिए 100 शैतानी ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। अनुबंध सफल होने पर वह पेशेवर दानव स्वामी का पूर्णतः वफादार सेवक बन जाएगा जो कभी विश्वासघात नहीं करेगा। कौशल प्रभाव 2। राक्षसी सेवक को राक्षसी स्वामी के मुख्य शरीर से सभी गुणों में 10% का बोनस प्राप्त होगा। कौशल प्रभाव 3। रात में राक्षसी सेवक को रात्रि दानव स्थिति बोनस प्राप्त हो सकता है जिससे सभी गुण 2 गुना बढ़ जाते हैं। कौशल प्रभाव 4। राक्षसी सेवक द्वारा मारे गए लक्ष्यों को भी शैतानी ची में परिवर्तित किया जा सकता है जो स्वचालित रूप से राक्षसी स्वामी के शरीर में प्रवाहित होती है। संकेत अनुबंध के लक्ष्य को स्वेच्छा से स्वीकार करना होगा। जबरन किए गए अनुबंधों के असफल होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अथर्व ने कौशल के विवरण को देखा और उसके मन में बनी एक निश्चित योजना को अंततः कार्यान्वयन के लिए एक आधार मिल गया। एक संघ की स्थापना। इस कौशल ने गिल्ड की 2 सबसे बड़ी समस्याओं का पूरी तरह से समाधान कर दिया, वफादारी और ताकत। इस अनुबंध के बाद उसे अपने अधीनस्थों द्वारा विश्वासघात किए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। 10% एट्रीब्यूट बोनस अभी शायद ज्यादा न लगे, लेकिन एक बार आस्था का रैंक बढ़ जाने पर यह बोनस बेहद भयावह हो जाएगा। रात के समय सभी गुणों में 2 गुनी वृद्धि का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता। राक्षस केवल रात के अंधेरे में ही सक्रिय होते हैं। एक अजेय रात्रि दानव सेना। बस इसके बारे में सोच रहा था, अथर्व को लगा कि उसका खून गर्म हो रहा है। उसने अपनी चेतना शौर्य में स्थानांतरित कर दी और उसे आस्था को उस अपार्टमेंट में ले जाने के लिए कहा जिसे अंकल फू ने किराए पर लिया था। वहां मोली और मोयू नाम की 2 बहनें रहती थीं। दस्तक दस्तक। शौर्य ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा झट से खुल गया जिससे मोली का आश्चर्य से भरा चेहरा दिखाई दिया। मालिक। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। आखिरकार तुम मुझे ढूंढने आ ही गए। मोली आगे बढ़ी, स्वाभाविक रूप से शौर्य की बाह पकड़ी और धीरे से हिला दी। क्या आपको पता है, पिछले कुछ दिनों से मैं आपकी बात सुन रही हूं और अपनी बहन की देखभाल करने के लिए आज्ञाकारी रूप से घर पर ही बैठी हूं। उसने मुंह फुलाते हुए धीरे से शिकायत की। मैं इतना ऊब गया हूं कि मर ही जाऊं। फिर उसकी नजर शौर्य के पीछे खड़े शांत व्यक्ति पर पड़ी। उस आदमी की त्वचा पीली थी, बाल चांदी जैसे सफेद थे और उसका चेहरा इतना सुंदर था कि वह अवास्तविक सा लगता था।
वहां खड़े रहने मात्र से ही वह एक ऐसी कुलीन आभा बिखेर रहा था जो लोगों को उससे दूरी बनाए रखने के लिए प्रेरित करती थी। मोली ने सावधानी से पूछा, बॉस ये क्या है? शौर्य को नियंत्रित करते हुए अथर्व ने शांत भाव से बात की, मेरी दोस्त आस्था। यह सुनकर मोली ने तुरंत शौर्य की बाह छोड़ दी और आस्था को विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए देखा। नमस्कार आस्था महोदय। इस समय आस्था को स्मार्ट कोर एआई द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था। उसने अपने सामने खड़ी लड़की की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक बेहद आकर्षक मुस्कान आ गई। सुप्रभात आदरणीय सुश्री मोली। वह एक कदम आगे बढ़ा, थोड़ा झुककर प्रणाम किया और मोली का थोड़ा घबराया हुआ छोटा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने धीरे से उसके हाथ के पिछले हिस्से को चूमा। आप सचमुच एक प्यारी युवती हैं। मोली के गाल तुरंत एक चौंके हुए छोटे खरगोश की तरह लाल हो गए और उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसने अजीब तरीके से अपने बालों को संवारा और जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। धन्यवाद आपकी प्रशंसा के लिए। शौर्य के भीतर अथर्व की चेतना थोड़ी स्तब्ध थी। उसने तुरंत आस्था की एआई को निर्देश दिए, इतना नाटक करना बंद करो, मेरे पीछे आज्ञाकारी होकर खड़े रहो। आस्था की मुस्कान में कोई बदलाव नहीं आया। वह शालीनता से सीधा खड़ा हुआ और बिना कुछ कहे शौर्य के पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी का वह चंचल युवा स्वामी केवल मोली का भ्रम था। शौर्य को नियंत्रित करते हुए अथर्व सीधे मुद्दे पर आ गया। क्या तुम्हें याद है मैंने पहले क्या कहा था कि आराम करने के बाद मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम होगा? मोली ने तुरंत अपनी पीठ सीधी की और जोर से सिर हिलाया। बेशक मुझे याद है। उसकी आंखें आशा से चमक उठीं। बॉस आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? एक संघ का गठन करें। शौर्य की आवाज शांत थी, फिर भी वह मोली के दिमाग में बिजली की कड़क की तरह गूंज उठी। मोली का चेहरा पल भर में जम गया, उसका मुंह थोड़ा खुला रह गया और उसने खुद की ओर इशारा किया। उसके चेहरे पर वही भाव थे जो द लिटिल मरमेड के बुब्बा के थे। आह, मुझे एक गिल्ड बनाएं? बॉस क्या यह काम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही श्रेय का बोझ नहीं है? मोली ने बार बार अपने हाथ हिलाए और अपना सिर ढोल की तरह झटक दिया। मैं यह नहीं कर सकता, मैं सचमुच यह नहीं कर सकता। अगर इसे किसी को बनाना चाहिए तो वह आप ही हैं। मैं बस आपकी मदद करूंगा। शौर्य ने उसे देखा, उसकी निगाहें अविचलित थीं। उसने अपना सिर हिलाया, उसकी आवाज दृढ़ थी। आपको इसे बनाना है। आप गिल्ड मास्टर होंगे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और एक अदृश्य दबाव ने मोली को घेर लिया। मुझे याद है कि आपने पहले कहा था कि अतीत में आपके पास कोई विकल्प नहीं था और आप केवल दूसरों द्वारा हेरफेर किए जा सकते थे। लेकिन अब मैं आपको एक विकल्प दे रहा हूं। या तो मेरी व्यवस्थाओं का पालन करो, खुद को विकसित होने के लिए मजबूर करो और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, या फिर तुम और तुम्हारी बहन अभी यहीं से चले जाओ। मैं कभी भी बेकार लोगों को अपने पास नहीं रखता। वह आखिरी वाक्य मोली के सिर पर बर्फ के पानी की बाल्टी उड़ेलने जैसा था। उसके चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया और वह राख जैसा दिखने लगा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने एक पल भी संकोच नहीं किया। एक धड़ाम की आवाज के साथ वह सीधे शौर्य के सामने घुटने टेक बैठी। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मालिक, मोली ने भारी सिसकियों के साथ कहा। मालिक मुझे भगाओ मत। जिस क्षण तुमने मुझे खूनी गिरोह से बचाया, उसी क्षण से मेरा जीवन तुम्हारा हो गया। कृपया
मुझे भगाओ मत। मैं वादा करता हूं। मैं आपकी बात सुनने का वादा करता हूं। मैं समझदार बनूंगा। शौर्य को नियंत्रित करते हुए अथर्व चुपचाप उसे देखता रहा। वह नीचे बैठ गया। उसकी निगाहें उसकी निगाहों के स्तर पर थीं। तो क्या तुम हमेशा के लिए मेरा अनुसरण करने और मुझे कभी धोखा न देने के लिए तैयार हो? शौर्य की गहरी आंखों में देखते हुए आंसुओं से उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प झलक रहा था। बॉस, मैं तैयार हूं। शेरो धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। अच्छा। उसने अपना सिर अपने पीछे स्थित आस्था की ओर झुकाया। आस्था समझ गई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी पीली पतली उंगलियां धीरे धीरे मोली के चिकने माथे को सहलाने लगीं। उस बर्फीले स्पर्श से मोली का शरीर सहज रूप से कांप उठा और वह अवचेतन रूप से उससे बचने की कोशिश करने लगी। लेकिन उसे अभी अभी शौर्य के कहे शब्द याद आ गए। उसने अपने होंठ काट लिए, खुद को स्थिर रखने के लिए मजबूर किया, सिर नीचे करके बिना हिले डुले खड़ी रही। आस्था के शांत शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे कोई शैतान उसके कान में फुसफुसा रहा हो। अब कृपया विरोध न करें। कृपापूर्वक राक्षसी स्वामी के अनुबंध को स्वीकार करें। आस्था की शांत आवाज उसके कानों में गूंज उठी। विरोध मत करो। अब आज्ञाकारी होकर अनुबंध स्वीकार करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक ठंडी प्राचीन शक्ति उसकी उंगलियों से निकलकर मौली के माथे के बीच के हिस्से में प्रवाहित हो गई। हालांकि जैसे ही अनुबंध बनने वाला था, अथर्व के दिमाग में एक ठंडी सिस्टम प्रॉम्प्ट की आवाज सुनाई दी। डिंग। अनुबंध विफल। संकेत, क्लोन के पास स्वतंत्र आत्मा नहीं होती है और वह आत्मा अनुबंध का विषय नहीं हो सकता है। अथर्व एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया दी। तो बात कुछ ऐसी है। यह तथाकथित दानव स्वामी अनुबंध मूलतः आत्मा स्तर का बंधन था। क्लोन महज एक खोल मात्र था जिसे स्मार्ट कोर एआई द्वारा नियंत्रित किया जाता था, आत्मा के बिना। यह स्वाभाविक रूप से अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता था। यह जानकर अथर्व को थोड़ा अफसोस हुआ। उसने शुरू में सोचा था कि आस्था और उसके अन्य क्लोन भी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे। शौर्य, कृष और भविष्य में और भी क्लोन रात में नाइट डेमन अवस्था के एट्रीब्यूट बोनस का आनंद ले सकते हैं। उस दृश्य की कल्पना मात्र से ही रोमांच उत्पन्न हो जाता था। अब तो स्थिति निराशाजनक लग रही थी। वह किसी भी हालत में खुद से आत्मा का अनुबंध नहीं कर सकता था। यह सिस्टम स्पष्ट रूप से इस तरह के बग जैसे ऑपरेशन की अनुमति नहीं देगा। अथर्व अब और संकोच नहीं करता था। उनकी चेतना पल भर में शौर्य के शरीर से निकलकर तेजी से आस्था के शरीर में समा गई। उसने अपना हाथ फिर उठाया। उसकी पीली उंगलियां एक बार फिर मौली के माथे को छू गईं। एक बार और। मौली को इसका कारण समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने आज्ञाकारी होकर सिर हिला दिया। अथर्व मन ही मन मंत्र जप रहा था। दानव स्वामी अनुबंध। इस बार एक बिल्कुल अलग अनुभूति उभर कर आई। उसकी आत्मा की गहराई से एक विशाल शक्ति का प्रवाह हुआ, जो उसकी उंगलियों के माध्यम से एक जटिल घोर काले रंग के प्रतीक में परिवर्तित हो गया और मौली की आत्मा पर अंकित हो गया। उफ! मौली ने दबी हुई सी कराह निकाली। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसकी आत्मा को एक अदृश्य हाथ ने जकड़ लिया हो और वह टुकड़े टुकड़े होने वाली हो। अत्यधिक पीड़ा के बीच एक विचित्र विस्मयकारी भव्यता, जिसने उसे पूजा में स्वयं को नतमस्तक करने के लिए प्रेरित किया, उसकी चेतना की गहराई में उतर आई। उसने इसे देखा। उस अंतहीन रात में एक भव्य सिंहासन ऊंचाई पर लटका हुआ था।
सिंहासन पर एक धुंधली आकृति चुपचाप बैठी थी, जो उस विनम्र चींटी को नीचे देख रही थी। वह आकृति उसकी ईश्वर थी, उसकी स्वामी थी। इस जीवन में उसे केवल उसी के प्रति वफादार रहने की जरूरत थी। प्रतिरोध का जो विचार क्षण भर के लिए ही उत्पन्न हुआ था, वह उस विशाल भव्यता के सामने पूरी तरह से कुचल दिया गया। उसने संघर्ष करना छोड़ दिया, या यूं कहें कि उसने स्वेच्छा से अपना संपूर्ण अस्तित्व अर्पित कर दिया। अनुष्ठान समाप्त हो गया। अथर्व को अपनी आत्मा में एक अदृश्य धागा प्रकट होता हुआ महसूस हुआ। धागे का दूसरा सिरा मौली से जुड़ा था, जो उसके सामने घुटनों के बल बैठी थी। वह उसकी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। उसे यह भी आभास होता था कि एक ही विचार से वह उसकी आत्मा की लौ को आसानी से बुझा सकता है। हर चीज पर नियंत्रण रखने की इस भावना ने उसे मोहित कर लिया था। मौली ने धीरे से अपना सिर उठाया। आस्था को देखते हुए उसकी आंखों का भाव पूरी तरह बदल गया था। अब न तो किसी अपरिचित शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करने का भय था, न ही अपने बॉस का सामना करने की निर्भरता। यह एक ऐसी दृष्टि थी जिसमें कट्टरता, पूजा और पूर्ण आज्ञाकारिता का मिश्रण था। जैसे कोई परम श्रद्धालु अपने देवता की ओर देखता है। आपकी सेविका, मौली। वह जमीन पर लेट गई। उसकी आवाज श्रद्धापूर्ण और विनम्र थी। प्रभु को नमस्कार। इस समय उसकी आंखों में केवल आस्था ही थी। उसके बगल में खड़ा तलवारबाज, जिसे वह कभी बॉस कहती थी, मानो पल भर में ही महत्वहीन हो गया हो। अथर्व इस परिणाम से बहुत संतुष्ट था। उन्होंने अपनी आस्था पर काबू पाया और उनकी आवाज नरम पड़ गई। बहुत अच्छा। अब अपने गुणों पर गौर करें और देखें कि क्या बदलाव आया है। जैसा आप आदेश दें, स्वामी। मौली ने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से अपना सूचना पैनल चेक किया। अगले ही पल उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय आश्चर्य उभर आया। गुरुजी, मेरे सभी गुण 20 अंक से अधिक बढ़ गए हैं। खासकर फुर्ती में पूरे 50 अंकों की वृद्धि हुई है। एक सी रैंक पेशेवर के रूप में प्रत्येक स्तर ऊपर जाने पर प्राप्त होने वाले एट्रीब्यूट पॉइंट्स बेहद कम थे। अब इतने सारे गुण मुफ्त में प्राप्त करना निश्चित रूप से उसके लिए एक बहुत बड़ा सुधार था। अथर्व ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान दी। यह तो एक शुरुआत है। आप भविष्य में और भी मजबूत बनेंगे। बोलने के बाद उसने अपनी चेतना को शौर्य के शरीर में वापस स्थानांतरित करने की तैयारी की, ताकि वह मौली के बॉस के रूप में उसके अगले कार्यों को व्यवस्थित कर सके। हालांकि जिस क्षण उनकी चेतना आस्था से निकलकर शौर्य के शरीर में प्रवेश कर गई, जमीन पर घुटनों के बल बैठी मौली की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव स्पष्ट थे। गुरुजी, आप अचानक बॉस के शरीर में कैसे प्रवेश कर गए? शौर्य के शरीर के भीतर अथर्व की चेतना पल भर में स्तब्ध रह गई। क्या हो रहा था? उसने अपने शौर्य पर नियंत्रण रखा। उसकी आवाज में आश्चर्य का हल्का सा भाव था। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? मौली ने पूरी ईमानदारी से सिर हिलाया। हाँ मास्टर, अभी अभी मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि तुम्हारी आत्मा आस्था के शरीर को छोड़कर बॉस के शरीर में प्रवेश कर गई। उसने सावधानी से अपना सिर उठाया और शौर्य की ओर देखा, फिर आस्था की ओर देखा, जो फिर से स्तब्ध अवस्था में लौट आई थी। गुरुजी, आखिर चल क्या रहा है? क्या आप स्वामी हैं या आप बॉस हैं? अथर्व ने मन ही मन अपना माथा रगड़ा। अरे या वाह, यह एक बड़ी भूल थी। उसने हर चीज का हिसाब लगा लिया था,
लेकिन उसने इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि इस दानव स्वामी अनुबंध में वास्तव में आत्मा का पता लगाने का कार्य भी शामिल है। पूर्ण रूप से हाँ, यह अनुबंध उसकी आत्मा से जुड़ा हुआ था। मोली अथर्व की आत्मा के प्रति वफादार थी, न कि किसी क्लोन के खोल के प्रति। इसलिए जिस भी क्लोन में उसकी आत्मा प्रवेश करती, मौली की नजरों में वही क्लोन उसका मालिक बन जाता। अब उनका सबसे बड़ा रहस्य सबके सामने उजागर हो गया था। हालांकि अथर्व ने इस बारे में फिर से सोचा और फैसला किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, मोली पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर चुकी थी, वह पूरी तरह से वफादार थी और उसे कभी धोखा नहीं देगी। उसे बताने में कोई हर्ज नहीं है। इससे उसे भविष्य में क्लोन बदलने पर फिर से आश्चर्यचकित होने से बचाया जा सकेगा। अथर्व ने उसे सीधे सीधे सच बता दिया। दरअसल मैं तुम्हारा स्वामी भी हूं और तुम्हारा मालिक भी। शौर्य और आस्था दोनों ही मेरे क्लोन हैं। मेरा असली शरीर यहां नहीं है। मौली के मुंह का आकार धीरे धीरे ओक जैसा हो गया। वह अपने सामने शौर्य और आस्था को खाली निगाहों से देखती रही, उसका दिमाग समझने की कोशिश कर रहा था। फिर अचानक उसे सब समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने स्वयं उस समय बॉस को ड्रैगन की सांस से घिरते हुए देखा था, मृत से भी अधिक मृत। लेकिन बाद में वह पूरी तरह से ठीक होकर उसके सामने फिर से प्रकट हुआ और उसे ब्लडी गिल्ड से बचाया। तो वो बॉस का असली शरीर बिल्कुल नहीं था, यह एक क्लोन था। यह सोचकर मौली के दिल में एक अवर्णनीय उत्साह उमड़ आया। वह पहले भी दुविधा में थी। उसने आस्था के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली थी। बॉस के बारे में क्या? अब उसके दिल की यह गांठ पूरी तरह खुल गई थी। दरअसल वे एक ही व्यक्ति थे। अथर्व ने उसके चेहरे पर अचानक आई समझ और उत्साह के भाव को देखा और उसे याद दिलाया। मेरे क्लोन के बारे में मैं नहीं चाहता कि किसी तीसरे व्यक्ति को पता चले। क्या तुम समझ रहे हो? मौली के चेहरे पर तनाव आ गया और वह तुरंत जमीन से उठ खड़ी हुई, अपनी पीठ सीधी करते हुए। उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए, उसकी आंखें संजीदा हो गईं। गुरुजी, निश्चिंत रहिए। मौली इस रहस्य की रक्षा अपनी जान देकर करेगी। अथर्व ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसने अपने भंडारगृह से एक काला क्रिस्टल कार्ड निकाला और उसे सौंप दिया। यहां 5 मिलियन ग्रेट शिया मुद्रा है। यह गिल्ड का स्टार्टअप फंड है। गिल्ड का आधार खरीदना, सदस्यों की भर्ती करना, सभी खर्चे इसी से पूरे किए जाएंगे। मौली ने क्रिस्टल कार्ड लिया, उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। 5 लाख। उसने अपने जीवन में कभी इतना पैसा नहीं देखा था। अथर्व ने आगे कहा, भर्ती के संबंध में पेशेवर पद के लिए मेरी कोई उच्च अपेक्षाएं नहीं हैं, डी रैंक और उससे ऊपर के पद ठीक हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। भर्ती किए जाने वाले लोग महत्वाकांक्षी होने चाहिए, सत्ता के भूखे होने चाहिए और औसत दर्जे के होने के लिए तैयार नहीं होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि कोई साधारण लोग गिल्ड में समय बर्बाद करें। मोली ने जोर से सिर हिलाया और इस वाक्य को अपने मन में दृढ़ता से अंकित कर लिया। गिल्ड की 1 सप्ताह की परिवीक्षा अवधि होगी। 1 सप्ताह बाद मैं आस्था से उनका मूल्यांकन करवाऊंगा। जो लोग मूल्यांकन में उत्तीर्ण होते हैं, वे आधिकारिक सदस्य बन सकते हैं। जो लोग असफल होंगे, उन्हें सीधे गिल्ड से निकाल दिया जाएगा और उन्हें कभी दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा। यह तथाकथित मूल्यांकन वास्तव में दानव स्वामी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के समान था। केवल वही लोग जो वास्तव में सत्ता के भूखे हों और ऊपर चढ़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हों,
ऐसे अनुबंध को स्वीकार करने की अधिक संभावना रखते थे जो लगभग खुद को बेचने जैसा था। अथर्व ने स्थिर आवाज में मोली की ओर देखा। अब से शौर्य गिल्ड बनाने में आपकी सहायता करेगा। सबसे पहले अपनी बहन की देखभाल के लिए एक भरोसेमंद व्यक्ति ढूंढें। दोपहर में हम परिचालन शुरू करेंगे। मौली की आंखों में दिख रही घबराहट और झिझक गायब हो गई थी। उनकी जगह एक अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। मैं गुरुजी का कार्य पूरा करने की गारंटी देता हूं। वह थोड़ी देर रुकी, फिर उसने आखिरी सवाल पूछा। हम जो गिल्ड बनाएंगे उसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? अथर्व ने एक पल सोचा। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और धीरे से दो शब्द कहे, एवरनाइट, अनंत रात। मोली इन दो शब्दों को बार बार चबाती रही। उसकी आंखें और भी अधिक चमकने लगीं। शाश्वत रात, शाश्वत रात। उसने ऊपर देखा। उसकी निगाहें शौर्य की ओर लगभग कट्टर श्रद्धा से भरी हुई थीं। गुरु द्वारा चुना गया नाम सचमुच सुनने में सुखद है। ये शब्द पूरी तरह से प्रशंसात्मक नहीं थे। अनंत रात, एक लंबी रात जिसमें दिन का कोई आभास नहीं था। इस नाम को सुनते ही एक भयावह और दबंग आभा उत्पन्न हो जाती थी जो उनके नियति द्वारा चुने गए मार्ग से पूरी तरह मेल खाती थी। शौर्य के भीतर अथर्व की चेतना ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उन्होंने एटर्नल नाइट नाम यूं ही नहीं चुना था। सबसे पहले यह स्वाभाविक रूप से रात के दानवों की उस सेना से मेल खाने के लिए था जो अंधेरे में चलने के लिए नियत थी। दूसरा उद्देश्य रहस्यमय और शक्तिशाली डॉन गिल्ड का मुकाबला करना था। वे स्वयं को भोर से पहले की भोर के समान मानते थे। अच्छे से शाश्वत अंधकार के नीचे अब कभी भोर नहीं होगी। अथर्व को प्रबल पूर्व सूचना हुई थी। वह जल्द ही उस विचित्र डॉन गिल्ड के साथ एक पूर्ण पैमाने पर अंतहीन युद्ध में संलग्न हो जाएगा। वह स्वयं उस कलंक को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे जिसने जिया देश को त्रस्त कर रखा है। बाकी आप पर निर्भर है। अथर्व ने अपने अंतिम शब्द कहे और उनकी चेतना ज्वार की तरह विलीन हो गई। इस क्षण आस्था की आकृति स्याही के एक धुंधले धब्बे में बदल गई जो चुपचाप जमीन पर फैली छाया में विलीन हो गई और गायब हो गई। कमरे में केवल मौली और शौर्य ही बचे थे जो चुपचाप उसके बगल में खड़े थे। उनकी आंखें अब शांत थीं। छोटी बच्ची मौली, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कभी भी निर्देश दे सकती हैं। शौर्य की अनुभवी आवाज स्थिर और शांत भाव से गूंज उठी। मौली ने अपने सामने शौर्य को देखा। क्षण भर के लिए वह अचंभित हो गई। उसे स्पष्ट रूप से यह महसूस हो रहा था कि गुरु की आत्मा ने अभी अभी इस शरीर को छोड़ दिया है। यह सचमुच अद्भुत था। आत्मा न होने के बावजूद यह क्लोन स्वतंत्र रूप से हिलडुल सकता था और बोल सकता था। गुरु का अस्तित्व किस स्तर का था? किस प्रकार का स्वर्ग विरोधी वह किस पेशेवर टीम में स्थानांतरित हुआ था? उसके दिल में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन उसने समझदारी से उन सभी को दबा दिया। स्वामी के रहस्य उसके जैसी एक साधारण नौकरानी के लिए अनुमान लगाने लायक नहीं थे। उसे बस आज्ञा का पालन करना था और अपने कार्यों को पूरा करना था। मौली ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में दिख रही उलझन की जगह एक अभूतपूर्व दृढ़ संकल्प ने ले ली। उसने जल्दी से हाथ मुंह धोए और उपयुक्त कपड़े पहन लिए। फिर उसने अपनी पीठ सीधी की और अपने बगल में खड़े तलवारबाज को अपना पहला आदेश दिया। मिस्टर स्टोरी, चलो चलते हैं गिल्ड पंजीकरण केंद्र के लिए। शौर्य ने हल्के से सिर हिलाया और सबसे वफादार रक्षक की तरह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। इसी बीच उपनगरीय विला में अथर्व की चेतना पहले ही उसके मुख्य शरीर में वापस आ चुकी थी।
उसके इतनी जल्दी लौटने का कारण यह था कि अभी-अभी बटलर मोहन ने चुपके से उसे सूचित किया था कि यंग मिस कार्तिका आ गई थी। उसने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोलीं। कमरे में रोशनी नरम थी और पौधों की हल्की, ताज़ी खुशबू हवा में तैर रही थी। दरवाजे के बाहर से एक आकर्षक आकृति उछलती हुई अंदर आई। आज उस युवती ने हल्के हरे रंग की लंबी पोशाक पहनी हुई थी। इसका रंग वसंत ऋतु की शुरुआत में खिलने वाली कोमल कोमपलों जैसा था, जो जीवंतता से भरपूर थीं। वह पोशाक एकदम सटीक रूप से सिलवाई गई थी, जो उनकी खूबसूरत आकृति को त्रुटिहीन रूप से उभार रही थी। उसकी हरकतों के साथ स्कर्ट का किनारा धीरे धीरे लहरा रहा था, मानो किसी तालाब में लहरें फैल रही हों, जो युवा जोश से भरपूर थीं। जैसे ही वह अंदर आई, पूरा कमरा कुछ रंगों में और भी रोशन हो गया। कार्तिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी, मानो कोई छोटी बच्ची मिठाई मांग रही हो। भाई अथर्व, आपने मुझे इतने लंबे समय से नहीं देखा, क्या आपको मेरी याद आई? हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठे अथर्व ने भी मुस्कुराया। बेशक मुझे तुम्हारी याद आई। उसने युवती के जीवंत चेहरे को देखा और सहज भाव से बात की। राष्ट्रीय परीक्षा कैसी रही? मैंने पिछले 2 दिनों में समाचारों में सुना है कि ऐसा लगता है कि हमारे डोंगिंग प्रांत ने इस साल चैंपियनशिप जीत ली है। यह सुनकर कार्तिका का मन प्रसन्न हो गया। उसने एक कुर्सी खींची और उत्साह से अथर्व के बिस्तर के पास बैठ गई। उसकी निर्मल आंखें उत्साह से चमक रही थीं। भाई अथर्व, क्या आपको अभी भी मास्टर गैंडाल्फ याद हैं, जिनका जिक्र मैंने आपसे पहले किया था? बेशक मुझे याद है, अथर्व ने उत्सुकता भरी अभिव्यक्ति दिखाते हुए कहा। मैंने समाचारों में देखा कि उसने राष्ट्रीय परीक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह बहुत प्रतिभाशाली लगता है। कार्तिका ने उत्साह से सिर हिलाया। उसका छोटा सा चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। वह विहान सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि एक राक्षस है। मैंने अपने साथियों के बीच कभी इतने खौफनाक पेशेवर नहीं देखे। अगला सत्र कार्तिका के व्यक्तिगत कहानी सुनाने का सत्र बन गया। उसने अपनी छोटी मुट्ठियां लहराईं और उस दिन ट्रिपल आइलैंड पर अपने अनुभवों को जीवंत रूप से बयान किया, यह बताते हुए कि कैसे विहान नाम के उस आर्कमेज ने सहजता से उनका नेतृत्व करते हुए उन्हें प्रतियोगिता में जीत दिलाई और एक के बाद एक मजबूत टीमों को आसानी से बाहर कर दिया। उसने बताया कि कैसे उसने अकेले ही शाही राजधानी, दानव राजधानी और सिचुआन राजधानी की टीमों की संयुक्त घेराबंदी का सामना किया। अंत में उसने अपनी आवाज धीमी कर ली और रहस्यमय ढंग से भूत का मुखौटा पहने खलनायक के बारे में बात करने लगी। उसने बताया कि कैसे विहान ने आगे बढ़कर उस एस रैंक के खलनायक के साथ एक भीषण लड़ाई लड़ी, अंततः युद्ध का रुख पलट दिया और सभी परीक्षार्थियों को बचा लिया। अथर्व इस प्रकार चुपचाप सुनता रहा। उनके चेहरे पर हमेशा एक सौम्य मुस्कान रहती थी। समय समय पर वह सोच समझकर एक दो विस्मयबोधक शब्द बोल देता था। वाह, इतना अद्भुत! एक ही व्यक्ति ने इतने सारे एस रैंक जीनियस को हरा दिया। हे भगवान, क्या वह भविष्य में राष्ट्र का स्तंभ नहीं बनेगा? उसके अतिरंजित अभिनय ने कार्तिका को हंसा दिया और उसकी उपलब्धि की भावना चरम पर पहुंच गई। अब विहान को सेना में बहुत सम्मान प्राप्त है। कार्तिका के चेहरे पर सम्मान का भाव था। मैंने सुना है कि राज्यपाल ने उन्हें पुरस्कृत करने के लिए एक अपवाद भी बनाया और उनके लिए सैन्य जिले का विशेष खजाना खोल दिया, जिससे उन्हें 3 पुरस्कार चुनने की अनुमति मिल गई। बोलते बोलते उसकी नजर अनजाने में इधर-उधर भटक गई और अचानक उसकी नजर अथर्व के नाइटस्टैंड पर रखे गहरे काले अंडे पर पड़ी। अरे भाई अथर्व, ये क्या है? अथर्व का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने मन ही मन अपनी लापरवाही को कोसा।
वह गिल्ड के मामलों से निपटने के लिए अपने क्लोन को नियंत्रित करने में व्यस्त था और इस छोटे से जीव को दूर रखना भूल गया था। जैसे जैसे उसके मन में विचारों की दौड़ चल रही थी, अथर्व का चेहरा शांत बना रहा, यहाँ तक कि उस पर थोड़ी सी हंसी भी झलक रही थी। ओह यह! बटलर मोहन को डर था कि मैं आंगन में रहकर ऊब जाऊंगी, इसलिए उन्होंने खास तौर पर मेरे लिए बाजार से यह खिलौना ढूंढा ताकि मेरा समय कट सके। विश्वास नहीं होता? देख लो। जब अथर्व बोल रहा था, उसने एक उंगली बढ़ाई और चिकने अंडे के छिलके पर लयबद्ध तरीके से 2 बार थपथपाया। प्रहार प्रहार। अगले ही पल अंडे के छिलके के अंदर से वास्तव में एक ही लय में 2 प्रतिक्रियाएं आईं। प्रहार प्रहार। आवाज एकदम स्पष्ट थी। यह सच है। कार्तिका की आंखें पल भर में चमक उठीं, मानो उसने किसी नए महाद्वीप की खोज कर ली हो। वह और करीब झुकी और अथर्व की नकल करते हुए अपनी पतली उंगली बढ़ाकर अंडे के छिलके पर 2 बार टैप किया। प्रहार प्रहार। अंडे के अंदर मौजूद नन्हा जादुई ड्रैगन उसके साथ खेलने का आनंद लेता हुआ प्रतीत हुआ और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। प्रहार प्रहार। वाह, कितना दिलचस्प है! कार्तिका खिलखिलाते हुए खिलखिला उठी और उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। उसने उस खिलौने वाले अंडे को स्नेह से पकड़ रखा था। यह खिलौना इतना यथार्थवादी तरीके से बनाया गया है कि मुझे अभी-अभी लगा कि यह सचमुच का ड्रैगन का अंडा है। अथर्व ने अपने माथे से काल्पनिक ठंडे पसीने को पोंछा और हाथ हिलाते हुए बेपरवाही का दिखावा किया। तुम्हें मजाक करना बहुत अच्छे से आता है। तुम्हारा भाई अथर्व भला ड्रैगन का अंडा कैसे हासिल कर सकता है? कार्तिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसका ध्यान तुरंत अंडे से हट गया। उसने अंडे को वापस नाइटस्टैंड पर रख दिया और फिर मानो उसे कुछ महत्वपूर्ण याद आ गया हो, उसका चेहरा रहस्यमय हो गया। भाई अथर्व, मैं आज खास तौर पर आपके लिए एक उपहार लेकर आया हूँ। ओह, अथर्व ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कौन सा उपहार? कार्तिका ने उसे सस्पेंस में नहीं रखा। उसने अपनी स्थानिक अंगूठी से सावधानीपूर्वक एक सुंदर लकड़ी का बक्सा निकाला। डिब्बा खुल गया। बॉक्स के अंदर से एक नरम सफेद रोशनी निकल रही थी। जैसे ही अथर्व ने अंदर की चीज को स्पष्ट रूप से देखा, उसके चेहरे की मुस्कान अनायास ही जम गई। डिब्बे की रेशमी परत पर एक पारदर्शी कांच की बोतल शांति से पड़ी थी। बोतल में पारदर्शी तरल पदार्थ था। यह बिल्कुल पवित्र प्रकाश और आध्यात्मिक जल था। यह है? अथर्व की आवाज में हल्की सी कंपन थी, जिसे महसूस करना मुश्किल था। कार्तिका ने उसकी ओर देखा और गंभीरता से परिचय कराया। इसे पवित्र प्रकाश आध्यात्मिक जल कहा जाता है। मास्टर गैंडाल्फ की कृपा से गवर्नर ने मुझे और मेरे बाकी 2 साथियों को पुरस्कार चुनने के लिए सैन्य जिले के खजाने में प्रवेश करने का अवसर भी दिया। हालांकि हम विशेष खजाने में प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन नियमित खजाने में मौजूद वस्तुएं भी बहुत अच्छी थीं। मैंने आगे आगे चल रहे सहायक को यह कहते सुना कि इस पवित्र प्रकाशमय आध्यात्मिक जल में शापों को दूर करने की शक्ति है और पूरे खजाने में यही आखिरी बोतल बची थी। इसलिए मैंने इसे चुना। उसने आशा से भरी आंखों से अथर्व को डिब्बा सौंपते हुए कहा। अथर्व ने पवित्र प्रकाश के आध्यात्मिक जल की बोतल को देखा, फिर कार्तिका के चेहरे को देखा, जो मानो चिल्ला रहा था, मेरी स्तुति करो। उसके सीने में एक अवर्णनीय गर्माहट दौड़ उठी। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था मानो किसी गर्म हाथ ने उसे धीरे से दबाया हो। दर्द भी हो रहा था और कोमलता भी। मूर्ख लड़की। उनकी आवाज थोड़ी कर्कश थी। यह एक ऐसा पुरस्कार अवसर था जिसे आपने अपनी जान जोखिम में डालकर अर्जित किया। आपने वह उपकरण या कौशल पुस्तिका क्यों नहीं चुनी जिसकी आपको आवश्यकता थी?
क्या होगा अगर यह पवित्र प्रकाश वाला आध्यात्मिक जल मेरे लिए काम न करे? क्या आपका यह दुर्लभ अवसर व्यर्थ नहीं चला जाएगा? हालांकि कार्तिका ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, उसकी चमकदार आंखें पूरी लगन से उस पर टिकी हुई थीं। बिना कोशिश किए हमें कैसे पता चलेगा? इसके अलावा मेरे दिल में भाई अथर्व को फिर से खड़े होते देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उस पल में अथर्व ने महसूस किया कि उसका सारा संयम, उसकी सारी सुरक्षा, सब कुछ चकनाचूर हो गया। उसने अचानक अपने हाथ फैला दिए। उसने अपने सामने खड़ी उस लड़की को, जिसे देखकर उसे दर्द और भावुकता दोनों महसूस हो रही थी, कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आह! कार्तिका उसके अचानक किए गए इस काम से चौंक गई और उसने एक छोटी सी आह भरी। लेकिन उसने संघर्ष नहीं किया। प्रारंभिक अकड़न के बाद ही उसका शरीर धीरे धीरे नरम हुआ। उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। उसने धीरे से अपना सिर अथर्व की छाती पर रख दिया, बिल्कुल एक अच्छे व्यवहार वाली बिल्ली के बच्चे की तरह। अथर्व ने गहरी सांस ली। उसकी नाक उस युवती की हल्की, मनमोहक खुशबू से भर गई थी, जो उस युवती की अनूठी खुशबू थी। उसने अपनी ठुड्डी उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर टिका दी। उसकी आवाज गहरी और मजबूत थी। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई अथर्व एक दिन फिर से खड़ा होगा। कार्तिका ने उसकी बाहों में अपना सिर और गहराई से दबा लिया। अथर्व को उसकी गोरी, नाजुक कान की लोबों पर एक मनमोहक लाली उभरती हुई भी दिखाई दी। उसने धीमी आवाज में म की ध्वनि निकाली। उसकी आवाज मच्छर की तरह धीमी थी। मैं ब्रदर अथर्व में विश्वास रखता हूँ। कार्तिका काफी देर तक अथर्व के आलिंगन में टिकी रही। वह उस बिल्ली के बच्चे की तरह थी जिसे अपना आश्रय मिल गया हो, और वह लंबे समय से खोई हुई गर्माहट और सुरक्षा को लालच से सोख रही थी। अचानक मानो कुछ याद आने पर उसने अपना सिर ऊपर उठा लिया। उसकी निर्मल और चमकदार आंखें अथर्व को ध्यानपूर्वक देख रही थीं। ओह हाँ भाई अथर्व, मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आपको कुछ और बताना है। अथर्व उसकी गंभीर मुद्रा को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। अब क्या शेष है? कार्तिका के गालों पर अब भी हल्की सी लाली थी, लेकिन उसकी आवाज में उम्मीद झलक रही थी। 5 दिन बाद मेरा जन्मदिन है। मेरे पिताजी उस दिन घर पर जन्मदिन की दावत दे रहे हैं, और मैं आपको उसमें आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या आप आ सकते हैं? जब उसने बोलना समाप्त किया, तो उसकी आंखों में एक सूक्ष्म विनती का भाव झलक रहा था। अथर्व के लकवाग्रस्त होने के बाद वह पूरी तरह से एकांत प्रिय हो गया और शायद ही कभी अपने कमरे से बाहर निकलता था। अब सिंह परिवार से निकाले जाने के बाद वह इस एकांत विला में अकेले रहने लगा। कार्तिका को इस बात की बहुत चिंता थी कि वह इसी तरह उदास रहेगा। वह इस अवसर का उपयोग उसे बाहर ले जाने, उसे बाहरी दुनिया दिखाने के लिए करना चाहती थी। उसकी आंखों में आशा की किरण देखकर अथर्व का दिल खुशी से भर गया। उसने हाथ बढ़ाकर प्यार से उसकी उठी हुई नाक को हल्के से छुआ। कार्तिका, मैं तुम्हारे 18वें जन्मदिन के भोज में भला कैसे अनुपस्थित रह सकती हूँ? वह कुछ देर रुका। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। मैं न केवल जाऊंगा, बल्कि पूरे आयोजन स्थल पर सबसे बेहतरीन जन्मदिन का उपहार भी लेकर आऊंगा। वास्तव में कार्तिका की आंखें पल भर में ऐसे चमक उठीं मानो रात के आकाश में सबसे चमकीले तारे हों। वह खुशी से कुर्सी से उछल पड़ी। तो फिर यह वादा है, आपको अवश्य आना चाहिए। अनजाने में ही 5 घंटे चुपचाप बीत गए। ढलते सूरज की सुनहरी रोशनी ने खिड़की के फ्रेम को एक गर्म नारंगी लाल रंग में रंग दिया। तभी कार्तिका अनिच्छा से विदाई लेने के लिए उठीं।
दरवाजे पर पहुंचकर वह पीछे मुड़ी और चिंता भरी याद दिला दी। तो आपको आना ही होगा, ठीक है। यह देखकर कि अथर्व ने केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया, उसने एक छोटी सी लाइफ क्यूई पफरफिश की तरह अपने गाल फिर से फुला लिए। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं बीमार हूं। ऐसा लग रहा था कि वह सबसे भयावह सजा की तलाश कर रही थी, और काफी देर सोचने के बाद आखिरकार उसने एक वाक्य बोल दिया, मैं तुम्हें 1 हफ्ते तक नजरअंदाज कर दूंगी। अरे नहीं, 3 दिन तक? अथर्व को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए, और उसने बार बार वादा किया कि वह जरूर जाएगा। उस छोटी लड़की को उछलते कूदते जाते हुए देखकर अथर्व के चेहरे पर मुस्कान काफी देर तक बनी रही। वह इतनी अच्छी लड़की को कैसे जाने दे सकता था। समय पानी की तरह बहता गया और 3 और दिन पलक झपकते ही बीत गए। इन 3 दिनों के दौरान चुपचाप एटर्नल नाइट गिल्ड नामक एक गिल्ड की स्थापना की गई। गिल्ड मास्टर मौली, वाइस गिल्ड मास्टर शौर्य। अथर्व द्वारा दिए गए 5 मिलियन ग्रेट जिया मुद्रा के शुरुआती फंड के साथ शौर्य के साथ मौली ने सबसे पहले गिल्ड सेंटर में सफलतापूर्वक पंजीकरण कराने के लिए 5 लाख खर्च किए। फिर उसने उपनगरों में स्थित एक सुनसान गिल्ड बेस को खरीदने के लिए 10 लाख से अधिक ग्रेट जिया मुद्रा का निवेश किया। यह अड्डा काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसकी सुविधाएं सर्वांगीण थीं। प्रशिक्षण मैदान, छात्रावास, बैठक कक्ष और यहां तक कि लोहारों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कई स्वतंत्र ढलाई कक्ष भी शामिल हैं। इसे तुरंत उपयोग में लाने के लिए केवल एक साधारण मरम्मत की आवश्यकता थी। यह सब हो जाने के बाद सबसे महत्वपूर्ण और साथ ही सबसे कठिन चरण आया, लोगों की भर्ती करना। इटर्नल नाइट गिल्ड एक नव पंजीकृत अज्ञात छोटा गिल्ड। गिल्ड मास्टर एक अज्ञात सी ग्रेड सहायक कर्मचारी था। हालांकि उपगिल्ड मास्टर शक्तिशाली प्रतीत होता था, लेकिन उसे भी कोई नहीं जानता था। इस तरह के संगठन के लिए लोगों की भर्ती करना आसान नहीं था। हालांकि मौली ने तुरंत एक समाधान सोच लिया। उसने चुपचाप शौर्य धारण किया और सीधे व्यावसायिक कार्य कक्ष में चली गई। ईस्ट सी सिटी में यह सबसे अराजक जगह थी। हवा में सस्ती बियर की खट्टी गंध और पसीने की नमकीन नमी फैली हुई थी। शोरशराबा, गालियां और सौदेबाजी लगातार जारी थी। यहाँ विभिन्न संघों के सदस्यों के कार्य सौंपने के अलावा निचले स्तर पर संघर्ष कर रहे अकेले पेशेवर भी अधिक संख्या में मौजूद थे। उनमें से अधिकतर डी ग्रेड या सी ग्रेड की कक्षाएं थीं, जिनमें औसत दर्जे की प्रतिभा और कम संख्या थी। बड़े गिल्ड उन्हें नीचा समझते थे और उन्हें लगता था कि छोटे गिल्डों का कोई भविष्य नहीं है। वे कुछ अवांछित निम्नस्तरीय काम करके ही किसी तरह अपना गुजारा चला पाते थे। वे पेशेवर जगत में सबसे निचले स्तर के लोग थे। फिर भी वे ही ऐसे लोग थे जो साधारण होने के लिए सबसे कम इच्छुक थे और सत्ता के लिए सबसे अधिक उत्सुक थे। मौली ने गहरी सांस ली और अपनी स्पेशल रिंग से फ्लायर्स का एक मोटा बंडल निकाला। वह हॉल के बीचों बीच गई और वहां मौजूद अकेले पेशेवरों को, जिनकी आंखें सुन्न थीं, पर्चे बांट दिए। इटर्नल नाइट गिल्ड में भर्ती चल रही है, इच्छुक व्यक्ति कृपया अधिक जानकारी प्राप्त करें। घनी दाढ़ी वाले एक हट्टे-कट्टे आदमी ने एक पोस्टर उठाया, उस पर एक नजर डाली और फिर उपहासपूर्ण टिप्पणी की। इटर्नल नाइट गिल्ड? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। ओह, इसके फायदे काफी अच्छे हैं। उन्होंने जोर से पढ़ा। गिल्ड में शामिल हों, 5,000 ग्रेट जिया मुद्रा का मासिक वेतन सुनिश्चित है। कार्य पूरे करो, गिल्ड कुल कमाई का केवल 10% ही लेता है। और 3 प्राथमिक क्या लाइफ क्यूई पोषण हर महीने मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। क्या मैं इसे सही देख रहा हूं? क्या ई ग्रेड कक्षाओं की भी आवश्यकता है?
उसने पर्चे को मसलकर गेंद बना दिया, उसे जमीन पर फेंक दिया और अपने पैर से उस पर जोर से कुचल दिया। अगर वे धोखेबाज नहीं हैं, तो वे किसी अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें यह नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है, और उनके पास इतना पैसा है कि वे उसे बर्बाद कर रहे हैं। उसके चारों ओर हंसी की एक जोरदार लहर दौड़ गई। बिल्कुल, इसमें इतनी अच्छी बात क्या हो सकती है? वे शायद हमें बलि का बकरा बनाने के लिए चालबाजी कर रहे हैं। छोटी बच्ची, तुम्हें घर जाकर दूध पीना चाहिए, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कठोर ताने सुई की तरह चुभ रहे थे, जिनसे मौली का दिल दहला गया। उसके गाल लाल हो गए और पर्चे को कसकर पकड़े हुए उसकी उंगलियां जोर से पकड़ने के कारण थोड़ी सफेद पड़ गईं। पहले शायद वह डरकर भाग जाती, लेकिन अब उसके गुरु के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। मैं कचरा नहीं रखता। मोली ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे धंस गए। उसने अचानक ऊपर की ओर देखा, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी, और उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, यह सही है। हमारे इटर्नल नाइट गिल्ड के पास खर्च करने के लिए बहुत अधिक पैसा है। इस गर्जना ने क्षण भर के लिए पूरे कार्यगृह को सन्नाटे में ला दिया। सबकी निगाहें इस दिखने में नाजुक सी लड़की पर टिकी हुई थीं। मोली ने उन उपहास भरिया जिज्ञासु निगाहों का सामना किया, और उसके सीने में बैठा डर मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा दूर हो गया हो। उसने अपनी पीठ सीधी की, उसकी आवाज स्पष्ट और दृढ़ थी। हमारी इटर्नल नाइट गिल्ड को इस बात से डर नहीं लगता कि आपका क्लास ग्रेड कम है, डर तो सिर्फ इस बात से लगता है कि आप लड़ने की हिम्मत नहीं करते। मैं आपको सीधे सीधे बता सकता हूं, हमारे गिल्ड के लाभ पूरे पूर्वी सागर शहर में सर्वोत्कृष्ट हैं। लेकिन साथ ही हमें जिन जोखिमों का सामना करना पड़ेगा, वे भी किसी अन्य गिल्ड की तुलना में कहीं अधिक होंगे। उसकी निगाहें पूरे हॉल में घूम गईं, और उसकी आवाज में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। हमें निकम्मे लोग नहीं चाहिए जो बस जैसे तैसे काम चलाते रहें। हमें पागलों का एक ऐसा समूह चाहिए जो मौत से न डरें। पागलों का एक समूह जो मेरे साथ मिलकर अपनी जान जोखिम में डालने और भविष्य के लिए लड़ने का साहस रखता है। उसने अपने हाथ में बचे हुए पर्चे भी जोर से हवा में बिखेर दिए। कागज के टुकड़े बर्फ के टुकड़ों की तरह नीचे गिरने लगे। अब जो लोग हमारे गिल्ड में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे मेरा अनुसरण करें। जो लोग यहाँ कीड़े बनकर रहना चाहते हैं, वे यहीं रहें। बोलने के बाद उसने किसी की ओर नहीं देखा, मुड़ी और चली गई। शौर्य एक अडिग पर्वत की तरह चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। पूरा टास्क हॉल सन्नाटे में डूब गया। अकेले खड़े पेशेवर लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में झिझक, संघर्ष, अविश्वास और साथ ही एक प्रज्वलित लौ की हल्की सी झलक भी थी। अंत में एक हट्टे-कट्टे ढालधारी योद्धा ने अचानक अपना शराब का गिलास मेज पर पटक दिया। धत तेरी की, मैं इस घटिया जिंदगी से तंग आ चुका हूं। वह खड़ा हुआ, भीड़ से बाहर निकला और मौली की दूर जाती हुई आकृति का पीछा करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। अपनी गतिविधि या योजना में मुझे शामिल करें। उसका यह कार्य शांत झील में पत्थर फेंकने के समान था, जिससे हजारों लहरें उठती हैं। डरने की क्या बात है? वैसे भी यह एक बेकार जिंदगी है। मैं जा रहा हूं। मुझे जोड़ना। अधिक से अधिक लोग खड़े हो गए। वे चुपचाप मौली के पीछे पीछे चलते रहे, मानो एक मौन धारा बना रहे हों। भीड़ के एक कोने में एक दुबला-पतला युवक अपने हाथ में मौजूद पुराने खंजर को पोंछ रहा था। उसने मौली की बातें सुनी और उसके पोंछने की क्रिया थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसने ऊपर देखा और उसकी धुंधली आंखों में एक जटिल प्रकाश चमक उठा।
कुछ क्षण के संकोच के बाद उसने खंजर को म्यान में वापस रख दिया, खड़ा हो गया और चुपचाप लगातार बढ़ती टीम में शामिल हो गया। ईस्ट सी सिटी के बाहर पहाड़ी सड़क उबड़-खाबड़ और असमान थी। एक बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, उबड़-खाबड़ रास्तों पर हिचकोले खाती हुई। खिड़कियों पर मोटी धूल जमी हुई थी, जिससे बाहर का नजारा धुंधले रंगों के धब्बों में तब्दील हो गया था। बस के अंदर घुटन भरी खामोशी छाई हुई थी। 30 से 40 लोग संकरी सीटों पर ठसाठस बैठे थे, कोई भी बात नहीं कर रहा था। कार्यशाला में जो उत्साह उत्पन्न हुआ था, वह लंबी और उबाऊ यात्रा के दौरान काफी समय पहले ही ठंडा पड़ चुका था।